नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित किया जाता है बहुत ही संक्षिप्त शॉर्टेज वर्ड में। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने अमेरिका के संविधान में देखा, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया। उसके बाद में भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में इसको अपनाया गया। प्रीएम्बल का अर्थ होता है परिचय, मीन्स इंट्रोडक्शन, और इसे संविधान का सार भी कहा जाता है क्योंकि इसी सार के माध्यम से संविधान की रूपरेखा बनाई जाती है, तैयार की जाती है और उनको एलेबोरेट किया जाता है। यह भारतीय संविधान के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे सबसे पहले भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संसद में पेश किया और संसद ने इसे 22 जनवरी 1947 को संसद द्वारा इसे पारित किया गया। इसके बाद एक लंबी बहस चलती रही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, या इसको संविधान से जोड़कर देखा जाए या नहीं। इसी के संबंध में दो तथ्य सामने आए। जो सबसे पहला केस बेरुबारी संघ के मामले में आया। इसमें 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है और इसलिए इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1973 में अपना ही डिसीजन बदलते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1973 में अपना ही 1960 का डिसीजन बदल दिया और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुए हैं, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए हुए हैं। इसे इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा संशोधित किया गया था और इसी के अंतर्गत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। करंट अमेंडेड प्रीएम्बल कुछ इस प्रकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, breath, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है हमारी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना में जो तत्व है उसमें कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्तियां प्रदान करता है। मतलब भारत की जो शक्तियां हैं वो लोगों में विद्यमान है। लोग अपने मत के माध्यम से एक सरकार चुनते हैं और उसी सरकार के द्वारा ही देश की व्यवस्था संचालित होती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक देश घोषित करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करता है और इसी प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन था वो 26 नवंबर 1949 को निर्धारित करता है। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जैसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिनको हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले आता है संप्रभु। संप्रभु बेसिकली एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि भारत ना तो किसी देश के अधीन है और ना ही किसी देश पर निर्भर है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को उन्होंने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुलझाया था, जो भारत की संप्रभुता से जोड़कर देखा गया। उसके बाद आता है हमारा समाजवादी। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन इसके जुड़ने से पहले ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी समाज की कल्पना की गई थी। मगर 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। भारत का समाज एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि एक साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद का मतलब है जिसमें वितरण के सभी साधन राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की संपत्ति का उन्मूलन कर देते हैं। मतलब कि जितने भी साधन होंगे उनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा ही नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। क्योंकि साम्यवादी समाजवाद में जो वितरण के साधन होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक समाजवाद में जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हालांकि उदारीकरण और निजीकरण के वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो 1991 में लागू हुई थी उसने भारत की समाजवादी साख को थोड़ा कमजोर जरूर किया है। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, जिसे करंट में पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष वैसे राइट डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि भारत का कोई ऐसा पंथ नहीं होगा जिससे किसी एक पर्टिकुलर रीजन को डोमिनेंस दिया जा सके, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष ही रहता है। वो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता, उसके लिए सभी धर्म बिल्कुल समान हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान जोड़ा गया था, मगर संविधान में धर्मनिरपेक्ष सोच पहले से ही निहित थी। अगर हम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 से 28 देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कुछ इसी ओर इशारा करता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस तथ्य को प्रमाणित करता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पे शक्तियां जनता के हाथ में हो। संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की गई है। आसान शब्दों में समझे तो इसकी सारी शक्तियां जनता के हाथों में ही निहित है। भारतीय संविधान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के लिए जिम्मेदार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट वोटिंग राइट, जो 18 साल या उससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोटिंग राइट्स भारत में दिए गए हैं। पहले यह अवधि 21 साल थी और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 साल कर दिया गया। इस अवधि में वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव का अभाव भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जनता ही जो होती है वो अपनी सरकार को चुनती है अपने मताधिकार का प्रयोग करके, जिसमें 18 और 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, और वही सरकार कार्यपालिका में जाकर नीतियों का निर्माण करती है और देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र और एक आधार में रखकर देश का संचालन करती है। यही एक लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं। फिर आता है गणतंत्र। गणतंत्र को आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। आधुनिक राजनीतिक परिवेश को देखते हुए लोकतंत्र को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र भी एक तरह का लोकतंत्र ही है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें राज्य का जो मुखिया होता है वो राजा या रानी होता है, जो वंशानुगत तौर पर चुना जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्रिटेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रिटेन में
लोकतंत्र तो है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन वहां का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राजा या रानी होते हैं जो वहां की पार्लियामेंट द्वारा ऑलरेडी नॉमिनेटेड होते हैं। और इस नॉमिनेटेड सिस्टम में जो वहां का राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो हायरार्किकल ही होगा, मतलब उसी वंश में पैदा होने वाले बच्चों को इन फ्यूचर में वहां का राजा या रानी ही बनाया जाएगा। और दूसरी ओर गणतंत्र की बात करें तो यहाँ का मुखिया हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते क्या है। जनता द्वारा जब किसी स्टेट में, इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। भारत और अमेरिका जैसे देशों में वहां की जनता डायरेक्ट वोटिंग द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। और वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देश को चलाने के लिए सरकार का निर्माण करते हैं और उसके लीडर, उसके मुखिया को इलेक्ट करते हैं, वो हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। भारत में जहां राष्ट्रपति का शासन काल 5 वर्ष का होता है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन 4 वर्ष का होता है। दूसरी तरफ आता है न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द के 3 अलग अलग रूप हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर अलग अलग किए गए हैं और इसी के साथ जो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच और सरकार में समान आवाज का अधिकार आदि दिए गए हैं। और सामाजिक न्याय की बात करें तो सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार का अधिकार दिया गया है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति अमीर है और कोई व्यक्ति गरीब है तो उनके बीच में भी अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर कानून की बात करें तो कानून के समक्ष भी आर्टिकल 14 के तहत अमीर और गरीब दोनों व्यक्तियों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के तहत, उससे लिए गए हैं। फिर आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी दिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना लगाना और साथ ही हर किसी को विकास के अवसर प्रदान करना है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर किसी संस्था, व्यक्ति विशेष या समाज द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति कानूनी रास्ता अपना सकता है क्योंकि ये टोटल जस्टिसेबल है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बेरोक टोक ही स्वतंत्र हो जाए। इसका मतलब यह है कि संविधान में जिन सीमाओं के भीतर रहकर अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके वही स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है। मतलब व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के चलते अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा भारत की एकता और अखंडता को विभाजित करे। इसलिए हर एक व्यक्ति को संविधान के अंदर रहकर ही उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ही इन स्वतंत्रता के अधिकारों को उन्हें प्रदान किया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के यह आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं जो 1789 में फ्रांस में हुई थी। फिर आता है हमारा समानता का अधिकार, मतलब यू कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 18 और इसके साथ ही इसमें और कुछ प्रावधान भी हैं जिसके बारे में इसमें बात करेंगे। संविधान में मौलिक अधिकारों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान के द्वारा नागरिकों की समानता को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14। सेकंड है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 15।
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, जो पहले गांव में बहुत चलता था। मतलब अब कोई व्यक्ति अगर छुआछूत के नाम पर भी किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के अंडर आर्टिकल 17 के तहत टोटली बैन कर दिया गया है। फिर आता है उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक समानता के लिए भी संविधान में प्रावधान है, जैसे किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में ना शामिल करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको सिंपल अगर वर्ड में समझे तो आर्टिकल 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। और इस समानता को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का फैसला लिया गया अंडर आर्टिकल 326 के तहत। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ये सभी समानता के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं अधिकारों को हमारी प्रियम्बल में दिया गया है। इसके बाद आता है बंधुत्व। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों, अनुच्छेद 51A, जो कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या संप्रदायगत विविधताओं को पार करते हुए सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। फ्रेटर्निटी का ये कॉन्सेप्ट भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो आपने इनमें देखा होगा कि हमारी जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना एनहेंस, मतलब इतना कॉम्प्रहेंसिव वे में, मतलब इतना व्यापक स्तर पर परिभाषित करती है, जो अब संविधान के एक भाग के रूप में भी करंट में कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। और इसका यही गुण इसके बेसिक फीचर को डिस्क्राइब करता है। बेसिक फीचर पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, जो जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रियम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। करंट की अगर मैं बात करूं, 2019 में यूजीसी नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा केस भारतीय प्रस्तावना को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं मानता। उसका आंसर बिल्कुल बेरुबारी केस ही था, क्योंकि बेरुबारी केस में ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है और इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना ही डिसीजन बदल दिया और केशवानंद भारती केस में ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और इसे संशोधित किया जा सकता है। 2015 में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही सामने आया था, जो सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल? इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, मतलब ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं की जा सकती। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान का भाग है। प्रियम्बल एंड श्रीन नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, प्रियम्बल जो है वो गवर्नमेंट के उद्देश्य को सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।